तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हिंद चीन सरहदी तनाजा पर अहम पेशरफ्त हुई है। पैंगोंग झील से 3 मरहलों में पीछे हटेंगी फौजें। तो आपको बता दें हिंद चीन के बीच कई अहम मामलों पर इत्तेफाक राय भी हुआ है। आपको बता दें हिंद चीन सरहदी तनाजा कई रोज से लगातार जारी है। इस पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और अब इस हालिया बातचीत में जो कि 6 नवंबर को हिंद चीन के बीच हुई थी, इसमें अहम फैसला लिया गया है। हिंद चीन सरहदी तनाजा पर अहम पेशरफ्त हुई है इस बातचीत में, जिसमें पैंगोंग झील से 3 मरहलों में पीछे हटने का फैसला किया गया है, जिसमें दोनों तरफ की जो फौजें हैं वो 3 मरहलों में पैंगोंग झील के आसपास के इलाकों से पीछे हटेंगी। हिंद चीन के बीच कई अहम मामलों पर इत्तेफाक राय भी हुई है। तो आपको बता दें हिंद चीन जो कशीदगी हिंदुस्तान और चीन के बीच जारी है, जिसके बाद अब ये अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें पैंगोंग झील से 3 मरहलों में पीछे हटने की बातचीत हुई है, जिसमें 3 मरहलों में फौजें पीछे हटेंगी। हिंद चीन के बीच कई अहम मामलों पर इत्तेफाक राय भी हुआ है। तो आपको बता दें हालिया रोज 6 नवंबर को हिंद चीन कॉर्प्स कमांडर की 8वीं मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग चुशूल में हुई थी, जिसमें कई मामलों पर इत्तेफाक राय हुआ है और इस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया है कि पैंगोंग झील से 3 मरहलों में जो फौजें हैं वो पीछे हटेंगी, यानी दोनों तरफ की फौजों के पीछे हटने की बातचीत हुई है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर अब वजारत इत्तलात व नशरियात की निगरानी में होंगे। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रखा था कि टेलीविजन से ज्यादा अहम ऑनलाइन ज़राए की निगरानी है। फिलहाल ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कोई खुद मुख्तार इदारा नहीं है। सत्रहवीं हिंद आसियान इजलास कल है। इस इजलास की मुश्तरका सदारत वज़ीर आज़म मोदी और वियतनाम के पीएम करेंगे। इस वर्चुअल इजलास में आसियान मुल्कों के 10 सरबराहान शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में कोरोना से दरपेश दुनिया को चैलेंजेस और चीन के जारहत समेत मुख्तलिफ मसाइल पर ज़ेर बहस आ सकते हैं। बिहार में एनडीए को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई है। एनडीए ने 125 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं, तो वहीं जेडीयू ने 43 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। हमने 4 और वीआईपी ने भी 4 सीटें जीत ली हैं। अजीम इत्तेहाद ने 110 सीटें हासिल की हैं। आरजेडी को 75 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई हैं। बीजेपी कारकुनान ने पटना में जमकर जश्न मनाया। बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर कारकुनान नाचते और गाते नजर आए। बिहार में पार्टी को मिली बड़ी जीत पर शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर से पार्टी कारकुनानों से वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। तो दूसरी तरफ एनडीए की जीत का जश्न जेडीयू दफ्तर में मनाया जा रहा है। पार्टी ऑफिस में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और नीतीश कुमार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर खुशी से झूम रहे हैं। एनडीए जीत का जश्न जो है वो जदयू कार्यालय में सुबह से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर के वहाँ पे लड्डू खिलाए जा रहे हैं, झाल मजीरा बजाया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच करके नारे लगा रहे हैं। तो ये जीत का जश्न है जो आज सुबह से जदयू के कार्यालय के बाहर देखा जा रहा है। देखिए एनडीए की पूर्ण बहुमत की बिहार में सरकार बन रही है। बिहार की जनता को सिर्फ विकास और सुशासन पसंद है, इसीलिए नीतीश कुमार जी फिर से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद।
बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सुशासन पसंद है। खुशी देखने में बन रही है। महिला आधी आबादी ने भी वोट किया है। आधी आबादी का बिल्कुल साइलेंट वोट था, जो बढ़ चढ़ के आपका 65% महिलाओं वोट दिए, जिसका नतीजा है कि हमारी एनडीए की बम्पर जीत हुई है। जनादेश जनता ने दिया है और इस आशीर्वाद की मिठास का जरूर आनंद लेना चाहिए। मिठास का आनंद ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चिराग पासवान पर जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने चिराग पासवान को एनडीए का सबसे बड़ा मुखालिफ करार दिया है। उन्होंने मरकज में एनडीए से चिराग को हटाने तक की बात कही, लेकिन साथ ही ये वाजे भी किया है कि इस हवाले से बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार को फैसला लेना है। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, जिस तरह का परिणाम आया है बिहार में, एनडीए एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, कोई शक शुबहा तो नहीं? जो भ्रामक प्रचार समूचे देश में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग कर रहे हैं, इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, एनडीए के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी सार्वजनिक तौर पर सभाओं में घोषणा कर चुके हैं। संख्या बल किसका कम या ज़्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए अब इन सब अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने एक तरह से ऑफर किया है, उन्होंने जो संकेत दिया है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के उस ऑफर को आप लोग मानेंगे या क्या, कैसे रिएक्ट करते हैं दिग्विजय सिंह के सवाल को? दिग्विजय सिंह जी उत्तेजनात्मक, भावनात्मक वक्तव्य देने के लिए जाने जाते हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। हम एनडीए में हैं और इसकी मजबूती के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कब तक शपथ ग्रहण समारोह होगा, कब तक तमाम चीज़ें होंगी, नेता का चुनाव होगा एनडीए की तरफ से, क्या तैयारियां चल रही हैं? ये बिहार एनडीए का दायित्व है। वो दोनों पार्टी के नेता आपसी वार्तालाप के बाद, गवर्नर से चर्चा के बाद इन सब मॉडलिटीज़ को तय करेंगे और जो कृत कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आता है, नीतीश कुमार और पहली बार देखा जाए तो जेडीयू लगभग 30 सीटों से कम है बीजेपी के मुकाबले। इतने बड़े फासले के बाद किस तरह से आगे सरकार चलेगी? दूसरा सवाल यही है कि आखिर इतनी सीटें कम आई कैसे? चिराग पासवान फैक्टर ने काम किया है? हमारा मत प्रतिशत जस का तस है। सारा चुनाव ही नीतीश कुमार जी के और जेडीयू के खिलाफ लड़ा जा रहा था, जिसमें अपने भी शामिल थे और बेगाने भी शामिल थे। सबने सामूहिक तौर पर हमारे खिलाफ ही हल्ला बोल किया था, जिसका नतीजा है कि हम 83 सीटों पर जीत रहे थे और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते, लेकिन इन कुत्सित षड्यंत्रों की वजह से हमारा संख्या बल कम हुआ। हमारे हौसले भी जस के तस हैं और हमारा वोट बैंक भी जस का तस है। आने वाले दिनों में क्या चिराग पासवान को, एलजेपी को आप लोग चाहेंगे कि बिहार में तो अलग हो चुके हैं एनडीए से, केंद्र से भी, दिल्ली से भी, यहाँ से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए? आप लोगों की क्या मांग होगी? ये दोनों पार्टी के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, श्री नड्डा जी को और श्री नीतीश कुमार जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि वजीर आजम ने 1 साल कबल ही कह दिया था कि नीतीश कुमार की क़यादत में इंतखाबात होंगे। बिहार की आवाम ने पीएम की बात सुनी और हमें एक बार फिर मौका दिया। उन्होंने कहा कि सीएम को लेकर इत्तेफाक राय है, नीतीश ही वजीर आला बनेंगे। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, बिहार चुनाव का जो परिणाम सामने आया, काफ़ी कांटे की टक्कर रही और आखिरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव परिणाम को? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं, पूरा देश, पूरी मीडिया जगत और पूरा बिहार आज से 1 साल पहले कहा था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। और बिहार की जनता को भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के अपील को स्वीकारा। वो अपील क्या था? चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो,
चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे गरीबों के घर में शौचालय से लेके, नल जल से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने का सवाल हो, चाहे जनधन अकाउंट में पैसे का सवाल हो। जब मैं गरीबों के बीच जाता था तो वो कहते थे कि मोदी के ना वोट देव तो हमरा के ऊपरों में न्याय ना मिली भगवानों के यहाँ, कोढ़ी फूटी, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे। रोंगटे खड़ा हो जाते थे कि मोदी आज गरीबों में एक तरह से मसीहा के रूप में स्थापित हुए हैं, जो इस चुनाव के रिजल्ट में एनडीए को दिखाई दिया, बीजेपी को दिखाई दिया कि बीजेपी की सीटों की संख्या ज़्यादा है, जेडीयू की कम है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, पहला मुख्यमंत्री बिहार में? देखिए, ये हमने तय किया था क्या कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? हमारे नेताओं ने तय किया था और हम नेताओं के निर्देशन पर ही चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्राइम मिनिस्टर हों, और वो 1 साल पहले तय किए, हम बोल रहे हैं, आगे जो बोलेंगे वही मैं बोलूंगा। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आपने किया बीजेपी और एनडीए की जो जीत हुई है बिहार में उसके बाद, उसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों जो क्रिकेट खेलते हुए जो आपने उस तरह का ट्वीट दिखाया है, उसमें भारत की जर्सी में है, और जो तेजस्वी यादव जो हैं उनको आपने दिखाया है अपने ट्वीट में पाकिस्तान की जर्सी में। तो आपने तेजस्वी को पाकिस्तान की वर्दी पहना दी? नहीं, मैंने किसी को वर्दी नहीं पहनाया, चाहे तेजस्वी हों या कांग्रेस होते राहुल, कोई, मैं क्यों वर्दी पहनाऊं? वर्दी तो खुद पहन लेते हैं। राजनीतिक जुबान जब खुलती है तो ये विपक्ष देश की भाषा ना बोल करके पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं, और ये जो आपने देखा ये किसी ने बनाया, हमने तो उसको ट्वीट किया हूं। तेजस्वी की पार्टी का उभार सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटों पर जीत होना कैसे आप देख रहे हैं? ओवैसी का कह रहे हैं ना, ओवैसी के चुनाव जीतना बिहार के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के बराबर है, और उन्होंने कहा है कि मेरा समर्थन कांग्रेस को होगा। तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस डबल गेम खेलते आई है, कभी मुस्लिम लीग के साथ बरसों से संबंध रहा, ये भी मुस्लिम लीग के दूसरे पहलू हैं, और ये बिहार की सरकार नीतीश बाबू को इस माहौल को खराब करने से रोकने पर पैनी नजर रखनी होगी। आखिर में एक सवाल, दिव्या सिंह जो कि कांग्रेस नेता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अमर बेल की तरह है बीजेपी, जिस पेड़ पर रहती है उसको ही निगल जाती है, उसको ही खत्म करती है, इस तरह का संकेत उनकी तरफ से दिया जा रहा है। आपके बीजेपी को अमर बेल? कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही कांग्रेस के कुछ अमर बेल लटके हुए हैं, जो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। और आज बिहार में भी देखें कि 70 सीटों पर लड़ करके पहले की स्थिति से भी पीछे आ गई। तो ये अमर बेल, कांग्रेस खुद अमर बेल के अंदर फंस गया है और इसका खत्म होना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से, और उन्होंने अपनी बातों को काफी गंभीरता से साफ साफ शब्दों में सामने रखा। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार में एनडीए की बन रही हुकूमत पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि इंतखाबात से पहले मोर्चा ने जेडीयू को हिमायत करने का ऐलान किया था और पूरे इंतखाबात में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मोर्चे की टीम नीतीश कुमार के लिए वोट मांगती रही। इंतखाबात के नतीजे के बाद मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का वजीर आला बनना सूबे की तरक्की के लिए जरूरी था। डॉक्टर एजाज ने नीतीश कुमार से अपील की है कि गरीब मुसलमानों के फलाह के लिए वो काम करते आए हैं और इस बार खास तौर से मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के सिलसिले में हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। कि उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है।
हम लोगों की तंजीम ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ही एक ऐसी तंजीम रही जो खुलकर नीतीश कुमार साहब के सपोर्ट में आया, और हम लोगों ने यही कहा था लोगों से, और इसी का हम लोगों ने काम भी किया ज़मीनी सतह पर, कि नीतीश कुमार को एक मजबूत सीएम की हैसियत से दोबारा बैठाएं। हम लोगों का ये मानना था कि लाख लोग सर पटकते रह जाएं, लेकिन सरकार तो फिर से एनडीए की ही आएगी। आपने देखा कि एनडीए की सरकार दोबारा आई है और नीतीश कुमार ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं फिर से, लेकिन साथ में उनसे हम ये अर्ज़ करेंगे कि जैसे पिछले 15 सालों तक उन्होंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी मायूस नहीं होने दिया, अपने कामों में मायूस नहीं होने दिया, उसी तरह से इस बार भी मायूस न होने देंगे, और वो काम करें जो ख़ास करके जो गरीब गुरबा मुसलमान हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए मुसलमान हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो उनका अज़्म रहा है उस पर वो अपना रहें कायम, और इससे ज़्यादा हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानपुर शहर के रहने वाले आजाद खान ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल पेश की है। जोगी शास्त्री नगर के सेंट्रल पार्क में बने एक छोटे से मंदिर की देखभाल आजाद खान 37 सालों से कर रहे हैं। आजाद खान का कहना है कि इंसान का जहां मन लगे उसे अपनी खिदमत करने का हक है। मजहब और खिदमत को एक साथ जोड़ना ठीक नहीं। सेवा कर रहे हैं, इस बगिया की सेवा कर रहे हैं। ये जो बागवान आप देख रहे हैं, ये इनके अपने निजी खर्चे से बनाई गई है। अपनी मेहनत से बना कर कमा के इन्होंने बगिया का निर्माण किया है। इनका जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, इनको यहाँ वीरेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। खिचड़ी भोज ये कराते हैं। ऐसा है ना, ये एकता के कारण हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों की एकता कोई तोड़ नहीं सकता है। कैसे मन में आया आपके कि मंदिर की सेवा की जाए, मंदिर बनवाया जाए? देखिए ऐसा है ना, जब जहाँ चीज़ रहता है आदमी तो वहाँ समझ में आता। हमारे सारे व्यवहारी जो हैं सब हिंदू भाई हैं, समझे ना, कोई एक भी मुस्लिम नहीं है हमारा व्यवहारी। 100 साल से ज़्यादा समय से भी मंदिर को लेकर विवाद होता रहा और मामला कोर्ट तक गया, लेकिन कानपुर के आज़ाद खान ने एक मिसाल पेश की है कि आज संकट मोचन हनुमान के एक मंदिर में वो तकरीबन 37 साल से सेवा कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं और यहाँ के इंतजामात को देख रहे हैं। आज़ाद खान ने एक मिसाल ये भी पेश की है कि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा किस तरह से कायम रखना चाहिए, जो देश में मिसाल साबित हो। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां मां बेटे के ट्रेन में चढ़ते वक्त हाथ छूट जाने पर चलती ट्रेन से 6 साला बच्चे ने छलांग लगा दी और इसी वक्त स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान नीलेश ने बच्चे को पकड़ लिया और फौरी तौर पर बच्चे को ट्रेन से दूर ले आया, जिसमें बच्चे की जान बाल बाल बच गई। रोजगार और कारोबार के साथ कोरोना वबा का असर सरकारी स्कीमों के निफाज पर भी नजर आ रहा है। गरीब तबके की लड़कियों की शादी के लिए यूपी हुकूमत की इज्तिमाई शादी स्कीम में रजिस्ट्रेशन में गैर मामूली कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश महकमा समाजी बहबूद के जेर एहतमाम नाफिज की जाने वाली इज्तिमाई शादी स्कीम के रजिस्ट्रेशन में इस साल भी कम दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं। नवंबर में मुनक्किदा होने वाले 65 जोड़ों की इज्तिमाई शादी प्रोग्राम के लिए महज 22 जोड़ों ने ही अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। मुतालिका महकमा के जिम्मेदारान को मुस्तहक जोड़ों की तलाश में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन अफसरान को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन में इजाफा होगा। इज्तिमाई शादी स्कीम में गुज़िश्ता बरसों में मुस्लिम जोड़ों की तादाद 75% तक रही है, लेकिन इस साल मुस्लिम जोड़ों के रजिस्ट्रेशन में कमी दर्ज की गई है। को 65 जोड़ों का पैसा प्राप्त हुआ है। इस योजना में हम लोग 51,000 रुपये देते हैं, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में, वधू के खाते में सीधे जाता है। 10,000 रुपये का सामान देते हैं और 6,000 रुपये
बारातियों के आवभगत पे खर्च करते हैं। हमें 22 आवेदन पत्र आ चुके हैं। कल ही हमारे जिला अधिकारी महोदय ने मीटिंग करी थी और उसमें अधिशासी अधिकारियों को वीडियोज़ को निर्देशित किया हुआ है कि आप 10 तारीख तक सारे आवेदन पत्र लक्ष्य के हिसाब से दे दें, ताकि उन्हें नवंबर के लास्ट या नवंबर मिड तक उन्हें जोड़ों की शादियाँ कराई जाए। नहीं, टार पश्चिम का जिला है तो यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा, जैसा मैंने अनुभव किया है, लोग ग्रुप में शादियाँ करना पसंद नहीं करते। फिर भी लास्ट ईयर हम लोगों ने 750 शादियाँ कराई थी साल भर में, और इस साल भी कोशिश यही है कि जैसे जैसे बजट हमें प्राप्त होता रहेगा। कुछ अरसे कबल तक पानी के तहफ्फुज़ के ख्याल को आम कबूलियत हासिल नहीं थी। चेन्नई में एक शख्स ने रेन सेंटर कायम किया है। ये बारिश का पानी जमा करने और बेदारी का मरकज है। शेखर राघवन आज मिशन पानी के लिए हमारे साथ शहरों में बारिश का पानी जमा करने के बारे में बताने आए हैं। Last year was the turning point. Before 2019, people did not show so much interest in rainwater harvesting. साल 2019 परिवर्तनशील रहा। 2019 से पहले बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लगता रहा कि अनिवार्य नहीं है। ये सच नहीं है। किसी भी सोसाइटी में बारिश का कुआं या बोरवेल है, उन्हें जल संरक्षण करने की जरूरत है। इसी से सोसाइटी में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी सही संरक्षण के बारे में पता नहीं है। सही संरक्षण का मतलब है कुएं को अच्छे से पुनर्भरण करना, और इसके लिए पुनर्भरण कुएं की गहराई 15 फीट और चौड़ाई 3 से 5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद रिचार्ज कुएं को खाली छोड़ देने की जरूरत है। बरसात में घर के परिसर में जो पानी गिरता है उसे पुनर्भरण कुएं में जाने देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत बना रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे जमीन खोदते हैं और एक पीवीसी पाइप डालते हैं, जो एक खराब संरचना है। अगर वो अवरुद्ध गया तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। उन्होंने सड़कों पर पुनर्भरण कुएं बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पानी से भी प्यार करना चाहिए। सिर्फ पानी बचाना हमारा दायित्व नहीं है, बारिश के पानी का संग्रहण भी है।